हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस रिवाइज 3 to 5 minutes तक बाकी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। आई थिंक वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट कंसिडरेशन. What we are actually discussing last lecture was that general rule, section 25 general rule, that any contract made without consideration is void. Okay, now that the simple statement is understood, I know any contract made without consideration is void. No consideration, that means actually there is no contract, so there is no question of its enforceability. Okay, we have understood that for particular point कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता. Okay, that is why consideration, this is very important. You can say one of the essential elements to form valid contract along with offer and acceptance. Okay, so but to this general rule मैंने कहा था कि there are certain exceptions. ये जनरल रूल कुछ एक्सेप्शंस भी कैरी करता है अपने साथ. When I talk about certain exceptions, that means it is clear that now we are going to discuss those cases, you can say certain cases where even if contract is made without consideration, it will be treated as enforceable contract, or you can say valid contract, which can be enforceable in the court of law. That means consideration नहीं भी है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में समथिंग इन रिटर्न अगर नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एंड एनफोर्सेबल माना जाएगा इन द आईज ऑफ लॉ. ओके, आई थिंक इफ आई कैन रिमेम्बर मैंने शायद 2 पॉइंट्स कवर कर लिए थे. यस सर, यस स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव कवर्ड स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स. एम आई राइट? फर्स्ट वन वाज any agreement made under natural love and affection. In natural love and affection will be enforceable even though it is without consideration. और मैंने कहा था कि any agreement जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंडर किया जाता है, उस इंप्रेशन में किया जाता है, गेटिंग दैट, तो वो एनफोर्स किया जा सकता है इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन. बट इसको एनफोर्स करने के लिए देर आर सर्टन कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड. ओके, एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25. 25 जनरल रूल एंड उसका सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 इज एक्सेप्शंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया गया एग्रीमेंट. तो क्या डिस्कस किया था बच्चों कि एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी एग्रीमेंट मेड अंडर इंप्रेशन ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. पहला कंडीशंस तो आपको याद होगा कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन ये इसके इंप्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. दूसरा, जिन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना है उनके बीच में वेरी नियर रिलेशन होना चाहिए, वेरी नियर रिलेशनशिप होना चाहिए. इट कैन बी फादर डॉटर, सन मदर, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर. दीज आर नियर रिलेशंस. ये नियर रिलेशनशिप में ये एग्रीमेंट होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होना चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड, इट मस्ट बी इन राइटिंग. इफ यू कैन रिमेंबर,
ओरली नहीं करने का ये एग्रीमेंट, ये हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। एंड नॉट ओनली इन राइटिंग, ये जो डॉक्यूमेंट होगा राइटिंग में, बरोबर है, इसको आपको रजिस्टर्ड भी कराना पड़ेगा, नोटराइज्ड कराना पड़ेगा अंडर द लॉ। ओके, यानी कि ये आपको लॉ के नोटिस में भी लाना पड़ेगा। तो दैट वाज द फोर्थ पॉइंट। देखो, यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन। फोर्थ पॉइंट पढ़ो, इट मस्ट बी इन राइटिंग, दैट इज द थर्ड पॉइंट। वो बोलेंगे आप कहाँ, अच्छा समझा हमको राइटिंग में है, लेकिन सिर्फ राइटिंग में लिख कर रखना भी जरूरी नहीं है, वो राइटिंग वाला डॉक्यूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। ओके, जैसे कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज देखो स्टैम्प्ड होना चाहिए, वैसे ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। आपने पेरेंट्स से कभी सुना होगा या कभी किसी के मुंह से सुना होगा कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए। दैट मीन्स डॉक्यूमेंट नॉट ओनली इन राइटिंग बट इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। ओके, फिर उसके बाद आप देखो तो एक सेंटेंस क्लियर कट लिखा है, उस सेंटेंस में ऑलमोस्ट उन्होंने चारों कंडीशंस कवर किए। देखो, a written and registered agreement based on natural love and affection between parties standing in near relation। एग्जाम्पल उन दिया हस्बैंड वाइफ का, टू ईच अदर इज, पढ़ो बच्चों आगे क्या लिखा है, enforceable even without consideration। ओके, उसके बाद एक एग्जाम्पल नीचे लिखा है, दैट इज आई थिंक अंडरस्टूड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में वो एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पे हस्बैंड राइटिंग में लिख के दे रहा है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बना के, टू पे हिज इनकम टू हिज वाइफ, and therefore this promise is enforceable on him, या I can say binding on him, on husband। getting that? कल को वाइफ को अगर नहीं मिलता ये अर्निंग्स, तो वाइफ हैज राइट टू फाइल सूट। that is what the word enforceable is, that is what the word I have to justify with the word enforceable। she can file a suit, बरोबर है, तब हस्बैंड ये नहीं बोल सकता कि मैंने जो एग्रीमेंट तेरे नाम पे किया था उसके बदले तूने क्या दिया, अरे नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आपने किया था, ये वो एग्रीमेंट है जिसको कंसिडरेशन की जरूरत ही नहीं है। ओके, सवियो, इम्प्लाइड में राइटिंग, राइटिंग जब भी आता है ना कुछ, तो इम्प्लाइड वर्ड आप बोलने का नहीं। इम्प्लाइड मतलब विच इज नॉट एक्सप्रेस। सवियो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ इम्प्लाइड वर्ड बोलना जरूरी नहीं है, आप बोल सकते हो, आप अपने समझने के लिए बोल सकते हो। ओके, दैट इज डिफरेंट एंगल। बट जब एग्रीमेंट राइटिंग में हो, तो वी आर नॉट सपोज टू यूज द वर्ड implied। In fact, it is express agreement which is registered, duly registered। Are you getting Savio? Okay. So that is the first point we have discussed last lecture। I think point number 2 is also discussed। परसों वाला एग्जाम्पल बच्चे याद करो। बट आप देख रहे हो यहाँ पर भी कैसे चार कंडीशंस हैं। इसको हम कहते हैं कि इफ यू हैव डन एनी सर्विस वॉलंटरली, आपने किसी को कोई सर्विस दी वॉलंटरली, नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ अदर पार्टी, आपने खुद ही आपने वॉलंटरी सर्विस दी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड उस वॉलंटरी सर्विस देने के बाद, बेस्ड ऑन योर वॉलंटरी सर्विस, अगर सामने वाला आपको कुछ प्रॉमिस करता है, तो उसका प्रॉमिस बाइंडिंग हो जाएगा उसके ऊपर। ट्राई टू गेट दिस पॉइंट। इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन इज गुड कंसिडरेशन। इफ यू कैन रिकॉल बच्चों, पास्ट कंसिडरेशन में टाइप करो क्या पहले एंड क्या बाद में। पास्ट कंसिडरेशन में मैंने पढ़ाया था बच्चों, इफ यू कैन रिमेम्बर सम पार्ट ऑफ इट। एक दो लोग लिखेंगे तो आई विल बी एनकरेज्ड कि चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है। पास्ट कंसिडरेशन में क्या होता है? एक्ट फर्स्ट एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट यू गिव प्रॉमिस। आई थिंक जिन्होंने भी लिखा है पूरा बरोबर लिखा है। यस, आई अप्रिशिएट योर आंसर्स, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। ओके,
तो बच्चा आपको याद होगा वो फायर वाला गोडाउन वाला एग्जाम्पल वॉलेंटरी एक्ट था, एंड उसके बाद रिवॉर्ड क्लेम करने गया तो सामने वाला रिवॉर्ड नहीं देगा बिकॉज इट वाज नॉट एट हिज रिक्वेस्ट। बच्चों दिस इज एंटायरली डिफरेंट पॉइंट है, ये कुछ और बताने की आपको कोशिश कर रहा है। आप सामने वाले को सर्विस दे रहे हो वॉलेंटरली, इट इज नॉट एट हिज रिक्वेस्ट, बट आफ्टर यूटिलाइजिंग योर सर्विस अगर सामने वाला पार्टी कहता है, आपको प्रॉमिस करता है कुछ, बरोबर है, आपके इस वॉलेंटरी सर्विस के लिए वो प्रॉमिस करता है आपको कुछ कॉम्पनसेट करने का, आपको कुछ देने का, तो उसका ये प्रॉमिस उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। आई होप यू गेट दैट पॉइंट, ओके। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 2 वाज आल्सो डिस्कस्ड। मैं मुझे लग रहा है कि मैंने उसको पढ़ाया भी था, रीड भी किया हम लोगों ने। पर्स का एग्जाम्पल है, देखो बच्चों, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेम्बर दिस पॉइंट। मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेम्बर, ओके। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड पॉइंट, ओके। आई थिंक ये मैंने डिस्कस नहीं किया था, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट। बच्चों अगर आपको याद होगा तो टाइम बार डेप्ट का जिक्र मैंने पहले भी शुरुआत के लेक्चर्स में किया था। व्हेन आई स्टार्टेड माय लेक्चर्स, इन माय इनिशियल लेक्चर्स ऑफ फर्स्ट यूनिट, बरोबर है, वी हैव डिस्कस दिस वर्ड टाइम बार्ड डेप्ट। बच्चों डेप्ट टाइम बार्ड कब हो जाता है, ओके, व्हाट वाज दैट नंबर ऑफ इयर्स जिसके बाद डेप्ट टाइम बार्ड हो जाएगा। अगर आपसे मेरे को पैसा आने का है तो मैं आपके ऊपर मेरा पैसा रिकवर करने के लिए कितने साल तक मेरे को चांस है केस करने का। यस, पार्थ ने लिखा 3 इयर्स, हिम्मत 3 इयर्स, वेरी गुड, सैवियो 3 इयर्स, वेरी गुड। दैट मीन्स आफ्टर 3 इयर्स कैन आई फाइल अ सूट टू रिकवर माई मनी, यस नो में लिखो। कैन आई फाइल अ सूट टू रिकवर माई मनी, ऑफ कोर्स नो। Why I cannot file a suit on you to recover my money after 3 years? Why creditor cannot recover money from debtor after 3 years from the date of bill? Why he cannot recover? Because legally the debt has become time barred. It has crossed its limit. हमारे इंडिया में लिमिटेशन एक्ट भी है बच्चों, याद होगा तो, ओके। सो इट हैज क्रॉस्ड इट्स लिमिट and therefore the debt यानी जो कर्ज है, that has now become time barred, and time barred debt अब मैं लीगली रिकवर नहीं कर सकता। तो मारामारी करूं आपसे रिकवर कर लूं अलग बात है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट मैटर, आउट ऑफ ट्रैक। बट व्हेन आई टॉक इन लीगल सेंस, नाउ आई हैव नो लीगल राइट टू रिकवर मनी, okay, that debt from you after 3 years, because now it has become time barred. तो बच्चों फर्स्ट, बिफोर आई स्टार्ट विद द थर्ड एक्सेप्शनल पॉइंट, बिफोर आई एक्सप्लेन दिस थर्ड पॉइंट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइम बार डेप्ट। तो मैं सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा, हैव यू गॉट द मीनिंग ऑफ टाइम बार डेप्ट? हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ टाइम बार डेप्ट? यस स्टूडेंट, देन ओनली यू विल गेट दिस थर्ड एक्सेप्शनल पॉइंट, तभी आपको समझेगा एक्चुअली, ओके। I hope you have no doubt in this very simple meaning, and already we have discussed in our initial lectures. Anyway, so let us start with the third point. बच्चों from the heading you can make out third point, screen पे आपको दिख रहा है, तो बच्चों जरा पढ़ो, देखो क्या लिखा है। Promise to pay time bar debt. I take very simple example. Okay, I take very simple example, and only and when I ask question you give your answer. Okay, आप अपना रिस्पॉन्स देना। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल, हाँ बच्चों, इट्स एग्जाम्पल। मान लो कि विकास सर इज माय डेटर एंड आई एम क्रेडिटर, गिरीश इज क्रेडिटर एंड विकास सर इज डेटर। मुझे विकास सर से 50,000 रुपीज लेना है, ओके, बिकॉज ही इज माय डेटर, so he is supposed to give me 50,000 rupees and he has promised to pay me after 2 months.
तो मैंने क्या किया, उनके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट, दिस इज एग्जांपल यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने बिल ड्रॉ कर दिया, and I'm now hoping to get my money after 2 months and 3 days of grace. You know all these things, so ज़्यादा explain करने की जरूरत नहीं है. But after 2 months and 3 days, my debtor Vikas sir, he refused to make payment. उन्होंने कहा कि मैं और 2 महीना टाइम दो, 3 महीना टाइम दो, मैं भर देता हूँ, कहीं भाग के जाता हूँ क्या, इधर ही तो हूँ, ऐसा बोलने लगे। एंड थोड़ा हम लोग का फ्रेंडशिप वगैरह है, तो मैं भी ज्यादा टेंशन लिया नहीं। एंड बच्चों वो 1 महीना 2 महीना करते करते एग्जाम्पल ये कि 3 इयर्स निकल गए। अब 3 साल हो जाने के बाद नाउ यू टेल मी, क्या मैं विकास सर से पैसा लीगली रिकवर कर सकता हूँ क्या? गिव योर आंसर। Why I cannot legally recover money from Vikas sir? Because now my debt has become time barred. It's very simple. My debt has become time barred. जिस दिन बिल ड्रॉ किया था मैंने, वहां से लेके 3 साल कंप्लीट हो गए। So after 3 years, legally I cannot recover money from Vikas sir because it has become time barred. But हुआ क्या, 3 इयर्स के बाद भी मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ कि विकास सर मेरे पैसे दे दो। एक दिन उन्होंने क्या कहा, एक दिन खुद ही आए सामने से, उन्होंने कहा कि गिरीश मैं आपका पैसा दे रहा हूँ, तुम्हारा जो पैसा बाकी है ना, मैं तुमको देने को तैयार हूँ। तो मैं तो खुश हो गया, है कि नहीं? टाइम बार डेप्ट अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है देने का, तो मेरे से ज्यादा खुशी किसको होगी? ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या कहा विकास सर को कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हो ना मुझे टाइम बार डेप्ट पे करने का, वो मुझे राइटिंग में लिख के दो। गिव मी इन राइटिंग, you give me promise in writing that you are going to pay my time bar debt. एंड उन्होंने वो राइटिंग में लिख के दिया, साइन करके दिया। ओके चाहे उन्होंने किया या उन्होंने किसी पर्सन को ऑथराइज किया, बट ही प्रॉमिस्ड मी इन राइटिंग टू पे माय टाइम बार डेप्ट। तो बच्चों जैसे उन्होंने राइटिंग में मुझे लिख के दिया, फॉर एग्जांपल स्टैम्प पेपर पे, टू पे माय टाइम बार डेप्ट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम I get power to recover my money legally from him. Try to understand. उस वक्त मुझे पावर मिल जाएगा कि नाउ आई कैन रिकवर मनी लीगली फ्रॉम हिम। वहां से और 3 साल का टाइम मुझे मिल जाएगा। ये अंडरस्टैंड करके रखो हाँ, सी एन सी ए स्टूडेंट्स। द डे ही प्रॉमिस्ड मी इन राइटिंग, साइन करके जब पेपर दिया मुझे, प्रॉमिसरी नोट दिया, गिरीश मैं तुम प्रॉमिस करता हूं तुम्हारा पेमेंट करने का, तो उसी दिन से आई गेट पावर टू रिकवर मनी फ्रॉम विकास सर। अब उन्होंने मना कर दिया वापस देने का, तो अब बताओ क्या मैं केस कर सकता हूँ? प्रॉमिसरी नोट देने के बाद भी अगर मना कर देंगे, ये बोलते हैं कि गिरीश इसका कोई कंसिडरेशन था नहीं, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया उसके बदले क्या, तो मैं कहूंगा एक्सेप्शनल केस। मैं कहूंगा लॉ में जाके पढ़ो, एक्सेप्शनल केस में लिखा है कि आप अगर टाइम पर डेप्ट पे करने का मुझे प्रॉमिस देते हो राइटिंग में, तो that promise is valid promise, that promise is binding on you even though it is made without consideration। भले मैंने उसके बदले कुछ ना किया हो, ओके डजंट मैटर, बट आपका प्रॉमिस आपके ऊपर बाइंडिंग है। एंड अभी आपने मुझे पेमेंट नहीं किया तो मैं अब गलती नहीं करूंगा, अब तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, कोर्ट में खींचूंगा एंड पैसा ले लूंगा अपना। बच्चों आपको एग्जाम्पल समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पॉइंट नंबर 3 का? सी आफ्टर गिविंग प्रॉमिस इन राइटिंग, हो सकता है डेटर बाद में वापस बोले मैम आई रिफ्यूज टू मेक पेमेंट बिकॉज मेरी प्रॉमिस के बदले गिरीश का कोई कंसिडरेशन था नहीं। तो लॉ बोलेगा ऐसे केस में सामने वाला का कोई कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी आपका प्रॉमिस बाइंडिंग है आपके ऊपर, आपका प्रॉमिस आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ओके लेट अस रीड व्हाट इज गिवन इन द बुक। आपके नोट्स में क्या लिखा है बच्चों, जरा देखो उस पर क्या लिखा है।
वेर अ प्रॉमिस इन राइटिंग, राइटिंग नोट्स है सामने तो अच्छे से हाईलाइट करो, राइटिंग, ओरली नहीं, ओरली नहीं। सीएस स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये सब आपको ना केस स्टडी बनाकर पूरे केस में यही लिखेंगे, सिर्फ राइटिंग की जगह ओरली लिख देंगे। तो ओरली अगर प्रॉमिस दिया तो दैट इज नॉट बाइंडिंग, आई विल टेल यू, इट मस्ट बी इन राइटिंग। So where a promise in writing signed by the person making it, signed by the person making it. Tell me who is going to give the promise, sir? Promise, of course, dater. मेरे एग्जाम्पल में विकास सर, बरोबर है, तो वो साइन करके दे रहे हैं प्रॉमिस राइटिंग में कि मैं आपका टाइम पर डेट पे करूंगा। और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट इज मेड टू पे डेप्ट, शब्द देखो, इज मेड टू पे डेप्ट बार्ड बाय लिमिटेशन, it is valid without consideration, it is valid without। पढ़ाई के लिए हेलो, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। उनको पूछो स्क्रीन पे आ रहा है, बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन पे नोट्स दिख रहा है? स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों में। ओके, सो तो बच्चों, आई थिंक आई वाज डिस्कसिंग दैट पॉइंट नंबर 3। स्क्रीन पे अगर नोट्स नजर आ रहा है आपको, देखो, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। उसमें जो एग्जाम्पल है ना, उसको पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो। ए इज इंडेप्टेड टू सी फॉर रुपीज 60,000, बरोबर है। ए इज इंडेप्टेड टू सी फॉर रुपीज 60,000 बट द डेप्ट इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। लेकिन ये जो डेप्ट है वो टाइम बार्ड हो चुका है। And आपको मालूम है जो डेप्ट टाइम बार्ड हो चुका है वो लीगली अभी रिकवर नहीं हो सकता है, बरोबर है। तो यहाँ डेटर ने फिर बाद में क्या किया देखो, डेटर ने ए साइंस, यहाँ ए इज अ डेटर एंड सी इज अ क्रेडिटर। सेंटेंस देखो ना, ए इज इंडेप्टेड टू सी, ए साइंस अ रिटर्न प्रॉमिस नाउ टू पे 50,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेप्ट। ए ने क्या किया, टाइम बार डेप्ट पे करने का प्रॉमिस किया राइटिंग में, बस 60 की जगह 50,000 में पे करूंगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके उसने रिटर्न प्रॉमिस दे दिया साइन करके। यानी जो रिटर्न प्रॉमिस दिया कि नहीं डेटर ने, ए ने, साइन करके, टू पे 50,000 इन फाइनल सेटलमेंट, ये प्रॉमिस अब डेटर ए के ऊपर बाइंडिंग हो गया। गेटिंग दैट? बाद में डेटर ए अगर मना करता है वापस कि नो आई विल नॉट पे, तो कोर्ट उसको फोर्स कर देगा ये पे करने के लिए, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। अब बताओ, ये जो उसने साइन करके दिया प्रॉमिस, इसके बदले हमने कुछ किया है क्या? हमारे तरफ से कोई कंसिडरेशन था क्या? आप बोलेंगे सर
आपका डेटर है, आपने बहुत पहले उसको गुड्स बेचा, वो सब पुराना खत्म हो गया ना, टाइम बार डेट खो जाने के बाद वो खत्म हो गया सब। ये जो अभी उसने साइन करके दिया प्रॉमिस, उसके बदले मैंने कुछ किया क्या? समथिंग इन रिटर्न है क्या? नहीं है। फिर भी उसका दिया हुआ प्रॉमिस बच्चों वैलिड माना जाएगा, एंड इट विल बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो बच्चों मैं अजम्पशन कर रहा हूं कि ये पॉइंट नंबर 3 सबको पूरी तरह से क्लियर है। क्लियर है तो यस लिखो, एंड जिसको डाउट डाउट है वो नो लिखो। क्या डाउट है जरा वापस पूछो बच्चों। आई थिंक पॉइंट नंबर 3 इज आल्सो डिस्कस्ड। ओके, ठीक है, चलो सभी का यस आंसर देख रहा हूं मैं। नाउ लेट अस गो टू द पॉइंट नंबर 4। बच्चों ये ज्यादा इन्होंने दिया नहीं है एक्चुअली आपके नोट्स में, ओनली वन लाइनर, एक लाइन दे के मैटर खत्म किया है। यहाँ पर फॉर सीए स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली सीए स्टूडेंट से मैं बात करूंगा। उनको जनरल लॉ मतलब जनरल रूल जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़ने हैं। उसमें एक लॉ ऑफ एजेंसी भी आएगा, एक पूरा चैप्टर उनको आएगा लॉ ऑफ एजेंसी। फॉर सीए स्टूडेंट्स ये आईपीसीसी में है, आपको सीए इंटर में है। ओके, बट आई विल जस्ट गिव अ स्मॉल आइडिया ऑन दिस। आपके अभी इस नोट्स में ओनली एक लाइन लिखा है, वो एक लाइन से आपको ज्यादा आइडिया आएगा नहीं, बट आई ट्राई कि आपको समझ में आ जाए। बच्चों चौथा पॉइंट क्या है देखो, एजेंसी। बच्चों व्हेन वी वर्ड यूज द वर्ड एजेंसी, दैट मींस we come to one contractual relationship which is called as principal and agent relationship. Principal and agent relationship. For example, if I appoint you, आप स्टूडेंट हो मान लो, आपको मैंने अपॉइंट किया टू सेल माय गुड्स, मेरे बिहाफ पर आप गुड्स बेचेंगे, ऐसा मैंने आपको अथॉरिटी दे दिया, बरोबर है? तो इसका मतलब मैं प्रिंसिपल पर्सन हो गया, आई एम अ प्रिंसिपल एंड यू बिकम माय एजेंट। एंड ये गुड्स जब आप बेचेंगे तो मेरे बिहाफ पर गुड्स बेचने का काम जब आप करेंगे तो उसके बदले आई विल बी गिविंग यू कमीशन। इतना सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट करने के लिए एंड एनफोर्स करने के लिए कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन इज मस्ट फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी। एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। गेटिंग दैट? अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप मेरे लिए एजेंट का काम करो, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसके लिए कोई कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब जब डिटेल में लॉ पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है आपको लॉ ऑफ एजेंसी के ऊपर। ओके, जहां पर बच्चों आप आगे ये भी पढ़ेंगे कि एक्ट डन बाय एन एजेंट बाइंड्स द प्रिंसिपल एंड सो ऑन, बिकॉज प्रिंसिपल हैज गिवन अथॉरिटी फॉर टू एन एजेंट। एन एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर, बराबर है, उसको जो भी पावर्स दिए उसके अंदर रहकर अगर वो काम करता है तो उसके किए गए हर एक्ट के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा। गेटिंग दैट? एन एजेंट के किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिंसिपल कैन एनफोर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है, इवन दो ही इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। याद करो, इसके जस्ट पहले सूड बाय थर्ड पार्टी, कुछ याद आया बच्चों? कुछ याद आया कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा एजेंट, बट दैट कैन बी एनफोर्स्ड बाय प्रिंसिपल even though the principal is not contracting party. It is allowed in the law. And why it is allowed? Only because of law of agency. तो जब हम ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, बट दैट इज ओनली फॉर सीए स्टूडेंट्स। सीए स्टूडेंट मैंने कहा ना, सीए इंटर में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप एक ही लाइन याद रखो ना, एकदम सिंपल।
कि कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, दैट्स ऑल। लिखा भी देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185, अभी आने का बाकी है, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इनको हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। उन्होंने एग्जाम्पल देने की भी तकलीफ नहीं ली, देखो, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे ये डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। ओके बच्चों, पॉइंट नंबर 4, इज दैट ओके विथ एवरीवन? कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एजेंसी। ओके, आप किसी को भी एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, उसके लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैन बी मेड इवन विदाउट कंसिडरेशन। नाउ बच्चों, पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट तो सभी पॉइंट्स है, लेकिन ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, सीए स्टूडेंट्स। कंप्लीटेड गिफ्ट। बच्चों, व्हेन आई यूज द वर्ड कंप्लीटेड गिफ्ट, इसका मतलब यहाँ पर एक डोनेट करने वाला व्यक्ति होगा एंड दूसरा जिसको डोनेशन दिया जा रहा है। डोनर, डोनी, धोनी नहीं बोला हाँ बच्चों मैंने, डोनी, डोनर एंड डोनी के बीच में अगर कंप्लीटेड गिफ्ट को लेकर कोई एग्रीमेंट होता है, तो दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल इवन दो इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। एंड बच्चों, पॉइंट नंबर 5 की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ वेरी नियर रिलेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन में नहीं बन रहा है कोई एग्रीमेंट। गेटिंग दैट? जस्ट मेरे पास मान लो एग्जाम्पल बच्चों, मेरे पास, हाँ मेरे पास मान लो कि आई हैव अ प्लॉट ऑफ लैंड, मान लो कि 2 एकड़ जमीन मेरे पास है, पड़ा है मेरे पास। तो मैंने बाद में क्या सोचा, मैंने, अब मेरे नाम पे जमीन है, कि मैं वो प्लॉट ऑफ लैंड जो है, जमीन, वो एक अनाथ आश्रम को मैंने बच्चों डोनेट कर दिया। जब मैंने कहा अनाथ आश्रम को डोनेट कर दिया, तो इसका मतलब क्या मैं वापस ले सकता हूँ क्या उसको? वापस ले लिया तो फिर ये कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं हुआ। जहां वापस लेने का पावर है, स्टूडेंट कैन यू हियर मी? यस, हाँ, ओके 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 स्टूडेंट, ओके। तो बच्चों, अगर मैं मेरा प्लॉट ऑफ लैंड किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या ऑर्फनेज हाउस जो होते हैं उनको गिफ्ट कर दूं, डोनेट कर दूं, लेकिन बाद में ये भी कहूंगा कि 5 साल बाद वापस ले लूंगा मैं, तो दिस इज नॉट कंप्लीटेड गिफ्ट। आई रिपीट, दिस इज नॉट कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या, कि मैंने मेरा जमीन, प्लॉट ऑफ लैंड, अनाथ आश्रम को दान में दे दिया एंड अब उसे वापस लेने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। वंस फॉर ऑल मैंने सोशल वर्क काम के लिए वो डोनेट कर दिया। तो बच्चों, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ डोनर, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ डोनर, and that orphanage house, that charitable trust, वो अनाथ आश्रम, that becomes डोनी, डोनी। ओके, सो डोनर एंड डोनी। अब आप यहाँ ध्यान दो कि जब मैंने जमीन मेरी उनको दान में दी, तो उसके बदले वहां से कुछ मिला क्या मुझे? टाइप करो, क्या उसके बदले मुझे वहां से कुछ मिला? कुछ नहीं, समथिंग इन रिटर्न कुछ नहीं है बच्चों, देर इज नो कंसिडरेशन। लेकिन फिर भी इस कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में मेरा जो मैंने कॉन्ट्रा एग्रीमेंट किया है जमीन देने का है, बरोबर है, ये मेरे ऊपर एनफोर्सेबल है, ये प्रॉमिस मेरे ऊपर बाइंडिंग है, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। यानी एक बार मैंने जमीन दे दी तो बाद में मैं भी नहीं ले सकता वो जमीन वापस वहां से। गेटिंग दैट एवरीवन? इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बोलने का मतलब क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने दे दी वंस फॉर ऑल। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब ही वही निकलता है, बरोबर है। मैंने वापस अगर लेने का कोशिश भी किया, या मेरे घर के आगे, मतलब आगे वाली जनरेशन अगर वो जमीन लेने की कोशिश करेंगे, तो उनके ऊपर केस हो जाएगा।
वो ये नहीं कह सकते कि मेरे पिताजी ने जमीन दी थी उसके बदले तुमने क्या दिया, ये वो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस में है। ओके, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ओके, हाँ ऑफ कोर्स बच्चों, ओम ये सब राइटिंग में ही रहेगा बाबा, ये सब मतलब नॉर्मली ओरली कभी नहीं होता ये सब एग्रीमेंट, इट इज ऑलवेज इन राइटिंग। याद होगा कोवेनेंट वर्ड मैंने पढ़ाया था, देखो कोवेनेंट, याद है ना, कोवेनेंट वर्ड मैंने पढ़ाया था, हाँ वो राइटिंग में ही होगा वो। गेटिंग दैट एवरीवन? यहाँ जिसको मैं दूंगा ना, ये जमीन जिसके नाम पर मैं दूंगा जमीन, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, दैट पर्सन विल पे स्टैम्प ड्यूटी ऑल्सो ऑन इट। यानी लॉ भी रिकॉग्नाइज करता है कि जिसको मैंने दिया है वो स्टैम्प ड्यूटी भी पे करेगा उसके ऊपर। इतना ही कि हम कैसा जमीन बेचते हैं एक दूसरे को, बस वही है, इतना ही कि बेचने के बदले पैसा मिलता है, यहाँ पैसा वगैरह मिला नहीं है, ये मैंने मेरे तरफ से वॉलेंटरली दान में दे दी उनको। यानी पहले मैं ओनर था, अब सामने वाला ओनर हो गया। क्यों? तो राइटिंग एग्रीमेंट राइटिंग में हुआ है, ड्यूली रजिस्टर्ड हुआ है, सामने वाले ने स्टैम्प ड्यूटी भी भर दिया है। ओके, याद रखना कि गिफ्ट वाले केस में, स्पेशली जब इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह कोई गिफ्ट करता है किसी और को, तो सामने वाला उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भरेगा, तब जाके वो उसका रियल ओनर बनता है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो बच्चों जस्ट रीड करता हूँ, मुझे लगता है, सी डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला एग्जाम्पल एंड कंप्लीटेड गिफ्ट वाला एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है कि कंप्लीटेड गिफ्ट जो है वो वेरी नियर रिलेशन में नहीं करेंगे तो भी चलेगा, दैट इज एक्चुअली द पॉइंट। ओके, सैवियो व्हाट वाज योर डाउट? नथिंग लीगल मतलब मुझे डाउट समझा नहीं आपका। आपने लिखा है नथिंग लीगल, सैवियो का डाउट मुझे समझा ही नहीं, क्या बोलना चाहते हो? ठीक है, ओके बच्चों, कंप्लीटेड गिफ्ट का मैं वो नोट्स पढ़ रहा हूँ, देखो क्या लिखा है। In case of completed gift, the rule no consideration, no contract does not apply. What do you mean by this line? No consideration, no contract apply. That means in case of completed gift, even though consideration is not present, still your contract becomes valid. Savi, what was your doubt? No legal consideration in that. Yes, you are right. Yeah, अभी समझा. Yes. तो इसके बाद बच्चों एक्सप्लेनेशन 1 में क्या लिखा है, सेक्शन 25 के देखो, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन डोनर एंड डोनी। आई थिंक मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था वो यहाँ है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि है आपकी बुक में। डोनर एंड डोनी लिखा है देखो, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी as between donor and donee if any gift actually made, actually मतलब once for all, and बाद में लिखा भी है thus gift do not require any consideration, thus gift do not require any consideration, but this gift must be completed gift, हाँ? ओके, आगे बच्चों पॉइंट नंबर 5 में कोई डाउट? पॉइंट नंबर 5 में कोई डाउट? यस नो में जरा रिस्पांस दो, मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है, मतलब आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है बच्चों, लास्ट के 2 पॉइंट और है। आई हैव अ वर्ड बेलमेंट, बेलमेंट बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, अगेन अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बराबर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये सब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आएंगे। बट राइट नाउ वी हैव द वर्ड बेलमेंट, पढ़ के रखते हैं। ये बेलमेंट वर्ड हमको नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा ना हमारा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट,
उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कभी सुना था वर्ड बेलमेंट? डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ द वर्ड बेलमेंट? ऐसे ही मैं नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ आइडिया होगा तो। बेल, बेल सुना है सर, हाँ। ओम, वो पुलिस स्टेशन वाला बेल नहीं है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट मैटर, दैट इज नॉट ओम। ओम जो बोल रहा है सही है कि सुना है सर बेल, वो दूसरा है। बेलमेंट कभी सुनने, ओके। यस, अभिशंकर कुछ आइडिया है इसके ऊपर? अच्छा, नो। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? सब मेरा एसेट कुछ टाइम के लिए दूसरे को देना, संभाल के रखने के लिए। ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट ओनरशिप चेंजिंग। Savio, you are also right. 80% you are right. Abhishankar, you are absolutely right. Lance ने क्या लिखा है? An act of delivering goods to Bailey for, oh, you are using these words, Lance. That means you know some part of it law, okay? Bailey शब्द use किया मतलब you have the idea. Anyway, okay.